नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या पर जश्न मनाया गया। अब ये मुद्दा भारत में तूल पकड़ रहा है। पीएम मोदी के विदेश नीति के 9 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कनाडा को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ये भारत कनाडा के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने इस घटना के पीछे वोट बैंक की राजनीति को जोड़ा। कहा कि मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा मुद्दा शामिल है। जयशंकर ने कहा कि साफ तौर पर कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें वोट बैंक की राजनीति के अलावा क्या वजह हो सकती है। ऐसा कोई क्यों करेगा? मुझे लगता है कि अलगाववादी, चरमपंथी और हिंसा की वकालत करने वाले को मिली जगह से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा इसमें शामिल हो। मेरे हिसाब से कनाडा के लिए सही नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा है और अब तक 11 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये कहते हुए आनंद है कि जिस आंगनबाड़ी क्षेत्र के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो 1970 के दशक से चल रहा है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी से समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हम हर बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर नामक टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था देश के 13,90,000 आंगनवाड़ीज में स्थापित की, जिसके चलते 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, जिसमें से 92% आधार सीडेड हो चुके हैं, उनको आंगनबाड़ी व्यवस्था से रियल टाइम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उड़ीसा में रेल दुर्घटना के कारणों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
सीबीआई का इस्तेमाल खामियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन स्थिति ने मुझे ये कहने के लिए मजबूर किया है। इतना बड़ा हादसा हो गया, खामियों को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, वे जवाब चाहते हैं। वे चाहते हैं सही जानकारी बाहर आए। ममता बनर्जी ने सवाल पूछते हुए कहा कि दुर्घटना क्यों हुई, इतने लोग क्यों मारे गए, ये इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। सीबीआई क्या करेगी? अगर ये एक आपराधिक मामला है तो सीबीआई कुछ कर सकती है। क्या आपने पुलवामा नहीं देखा? वहां के तत्कालीन राज्यपाल ने क्या कहा था? बनर्जी ने दावा किया कि असल में ट्रेन दुर्घटना की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि सब कुछ साफ किया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि सच्चाई सामने आए। आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और राज्यसभा सचिवालय आमने सामने है। सचिवालय ने चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ चड्ढा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद 10 जुलाई को सुनवाई होगी। राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर कर राज्यसभा सचिवालय के उस पत्र को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें सरकारी आवास के तौर पर आवंटित टाइप 7 बंगला खाली करने को कहा गया। याचिका में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया के बिना ऐसे किसी सांसद को आवंटन रद्द करने का नोटिस जारी करना गैर कानूनी है। करीब 2 महीने पहले 19 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने ऐसे मामलों में तय प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए थे। राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा को याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अदालत बिना उनकी दलीलें सुने ऐसे आदेश पारित नहीं कर सकती। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 5 सूत्रीय मांगों के लिए सरकार ने आंदोलनकारी पहलवानों को 15 जून तक का समय दिया। अब पहलवानों ने इसके लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया है। पहलवानों को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इधर गिरफ्तारी का आधार बनी नाबालिग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान बदल लिए हैं। उन्होंने बयानों में शोषण नहीं बल्कि भेदभाव की बात की। नाबालिग के इन बयानों से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर संदेह पैदा हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो नाबालिग के किस बयान को आधार मानता है। सुप्रीम कोर्ट के पास नाबालिग के पुलिस को दिए हुए बयानों की कॉपी समेत अब तक दिए 3 बयानों का ब्यौरा है। इस बार नाबालिग के पिता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बयान लोभ लालच में नहीं बल्कि डर की वजह से बदले। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी है, मेरा भी परिवार है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था। फेडरेशन के अंदर अपील की लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। हमने जो एप्लीकेशन दी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था। मैंने सही और गलत को कोर्ट में जाकर क्लियर कर दिया। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। इससे पहले रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की दिल्ली के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ लगभग 6 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है। बिहार और मध्य प्रदेश, 2 जगह मासूमों की जान अटकी हुई है। बिहार के रोहतास जिले में 11 साल का बच्चा पुल के पिलर के बीच में फंसा। बच्चे को निकालने के लिए 20 घंटे से रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम बच्चे को निकालने की कोशिश में जुटी है। मौके पर बच्चों के परिजन समेत भारी भीड़ मौजूद है। मामला नासरीगंज दाऊद नगर में स्थित सोन पुल का है। यहाँ 11 साल का बच्चा रंजन बुधवार से घर से गायब था। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जब बेटा घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान एक महिला ने पुल के पास से रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। इसके बाद महिला ने परिजनों को बच्चे के बारे में जानकारी दी। पहले परिजनों ने बच्चे को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं सफल हुए तो उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन की टीम ने बुधवार शाम 4 बजे से बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ की टीम भी बच्चे को निकालने में जुटी। हालांकि अभी तक बच्चे को नहीं निकाला जा सका। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में 2.5 साल की सृष्टि बोरवेल में गिर गई। वहां पे परिजन मौजूद है और 2 मासूमों की जान अटकी हुई है। सृष्टि को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। एनडीआरएफ पुलिस के साथ साथ रोबोटिक टीम भी पहुंची है। पाइप के जरिए
निकालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और अब मुंबई में भी एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा सोसाइटी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़ों की कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिला दिया। हालांकि अपनी एक गलती की वजह से वो पुलिस की हत्या चढ़ गया। पुलिस ने मौके से महिला के शव के कई टुकड़े बरामद किए। पुलिस का कहना है कि वो सोसाइटी में अपने एक दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई और बाद में उसके शव के कई टुकड़े किए गए। डीसीपी जयंत बजवाले ने कहा कि मृतक की पहचान 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य के रूप में हुई है। वो अपने 56 वर्षीय दोस्त मनोज साहनी के साथ आकाश गंगा सोसाइटी में किराए के एक फ्लैट में पिछले 3 साल से रह रही थी। उन्होंने कहा कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। फ्लैट से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सोसाइटी की 7वीं मंजिला से महिला का छत विक्षत शव बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को कई टुकड़ों में काटा गया। बदबू ना फैले इसलिए आरोपी ने शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। हालांकि इसके बावजूद पड़ोसी अजीब से दुर्गंध से परेशान हो गए तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। पड़ोसियों का कहना था कि उसे कुछ दिनों से कुत्तों को खिलाते हुए भी देखा गया। माना जा रहा है कि वो पार्टनर के शव के टुकड़े ही कुत्तों को डाल रहा था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजुरा को घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। इस मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली से 3 अधिकारियों को बुलाया गया था, जो सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स दफ्तर में उनसे पूछताछ की है। रुजिरा को सोमवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर यूएई जाने से रोका गया था। इस दौरान उनके दोनों बच्चे भी साथ थे, जिसके बाद उन्हें 8 जून को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में पंचायत चुनाव से पहले उनके प्रचार अभियान को रोकने के लिए उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी रुजिरा से सीबीआई और ईडी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ईस्टर्न कोलफील्ड्स की खदानों से अवैध रूप से खनन किए गए करीबन 1000 करोड़ रुपए के कोयले के घोटाले की जांच कर रही है। इस घोटाले में हवाला मार्ग के माध्यम से लेन देन किया गया था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। मणिपुर में 3 मई से हो रही हिंसा को लेकर पहाड़ी और घाटी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बुधवार को एक ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन में सेना के जवानों और पुलिस बल ने 29 हथियार बरामद किए हैं। सेना की स्पीयर कोर विंग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बरामद हथियारों में ज्यादातर ऑटोमेटिक हथियार हैं, वहीं कुछ मोर्टार, हैंड ग्रेनेड और जंगी सामान भी बरामद किया गया है। इससे एक दिन पहले मणिपुर सरकार के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने बताया था कि पिछले 24 घंटों के दौरान इम्फाल ईस्ट के पोरोमपत और कागचिक जिले के सुगनू से कुल 57 हथियार, 318 गोला बारूद और 5 बम बरामद किए गए। अब तक कुल 900 हथियार और 11,518 गोला बारूद बरामद किए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से हथियार सरेंडर करने की अपील की थी। इसके बाद उपद्रवियों ने 144 हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए थे। इनमें एसएलआर 29 कार्बाइन, एके इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, M16 राइफल जैसी हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड सरेंडर किए गए थे। मणिपुर की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया था कि इम्फाल ईस्ट में 102 हथियार और गोला बारूद मिली हैं। टेंगनोपाल जिले में 35 हथियार सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से 18 सिर्फ मोरे में हुए। इम्फाल वेस्ट से 2 हथियार, थौबल से 5 हथियार सरेंडर किए गए।
मणिपुर में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 29 ऑटोमेटिक हथियार के साथ हैंड ग्रेनेड मिले। अब तक 900 हथियार बरामद किए गए हैं। हथियारों में ज्यादातर ऑटोमेटिक हथियार बताए जा रहे हैं। सूरजमल बिहार ईस्ट कैंपस के शुभारंभ को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय के बीच विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के दावे को झूठा करार देते हुए राजनिवास की तरफ से कहा गया है कि कैंपस की शुरुआत उपराज्यपाल को करनी है, मुख्यमंत्री को नहीं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री इसे शुरू करेंगे। उन्होंने कैंपस की विशेषताएं गिनाई थी। आतिशी ने इसे सिसोदिया के विजन का नतीजा बताते हुए पूर्वी दिल्ली को दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाने वाली सौगात बताया था। वहीं पूर्वी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। द्वारका के बाद ये दूसरा दिल्ली में कैंपस है। उद्घाटन के बाद समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया और मोदी मोदी के नारे लगाए। सीएम केजरीवाल अपने संबोधन के दौरान रुक गए और अपील करते हुए कहा कि बाद में नारे लगा लेना। आईपी यूनिवर्सिटी के कैंपस के उद्घाटन पर तकरार देखने को मिल रही है। उद्घाटन को लेकर सरकार और एलजी आमने सामने आ गई है। राजनिवास ने आतिशी को झूठा भी करार दिया। यूक्रेन का खोखवा बांध टूटने से खरसोन में 30 से ज्यादा गांव और कस्बे बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 20 यूक्रेन और 10 रूसी सेना के कब्जे में हैं। 2000 घर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। 40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बांध पर हमला किसने किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बांध तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बांध पर हमला उस समय हुआ है जब यूक्रेन खरसोन और डोनेट्स्क में रूसी सेना पर बड़े हमले की ओर बढ़ रहा था। रूस पर हमले के लिए बिछाई गई लैंडमाइन अब बचाव कार्यों में रुकावट बन रही है। इलाके में पानी भर जाने के कारण उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो रहा है। रेड क्रॉस के एक अधिकारी के मुताबिक लैंडमाइन की वजह से न सिर्फ खरसोन के लोगों को खतरा है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है जो उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। दुश्मन के लिए बिछाई गई लैंडमाइन ज्यादा पानी आने की वजह से तैरने लगी है। अगर ये किसी चीज से टकराती है तो फट जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इलाके में पानी आने से पहले हमें पता था कि ये कहां पर है। अब हमें कोई भी इस पर जानकारी नहीं है। फ्रांस में बच्चों पर चाकू से हमले की खबर आ रही है। फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित शहर एनेसी में गुरुवार को एक हमलावर से चाकू से वार कर कई बच्चों को घायल कर दिया गया। सामूहिक चाकूबाजी में 6 बच्चे सहित कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। शहर में झील के पास एक पार्क में गुरुवार को सुबह लगभग 9:45 पर चाकू से लैस एक व्यक्ति ने 3 साल की उम्र के बच्चे के एक समूह पर हमला किया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक टीवी की तरफ से बताया गया हमले में पार्क में यह हमला किया गया है और हमलावर एक सीरियाई शरणार्थी है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के कार्यालय ने घोषणा की है कि वो घटनास्थल की यात्रा कर रहे हैं। घटनास्थल का दौरा किया जा रहा है। तो बता दें कि फ्रांस पर बच्चों पर चाकू से हमले की ये खबर सामने आ रही है। फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित शहर एनेसी में एक पार्क में यह हमला किया गया है। हमलावर ने चाकू से बच्चों को घायल कर दिया है। सामूहिक चाकूबाजी में 6 बच्चे इस दौरान घायल हुए हैं। और बता दें कि शहर में झील के पास एक पार्क में लगभग सुबह 9:45 पर चाकू से लैस एक व्यक्ति ने 3 साल की उम्र के बच्चों के समूह पर हमला किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।